नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। जापान तकनीकी में तो भारत टैलेंट का पावर हाउस। आर्थिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे। मोहन भागवत ने गढ़े आरएसएस के नए आदर्श। हर बड़ी समस्या का समाधान दे गए संघ प्रमुख। महिला वकीलों के लिए पॉस एक्ट लागू न करने पर सरकार बीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। शहरी बेघर आश्रय बंद करने की होगी जांच। रुद्रप्रयाग चमोली टिहरी में फटा बादल। देवाल में 100 बरामद, 2 की मौत, कई लापता। और सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। पटना में तोड़फोड़ पर राहुल का बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर से अहम खबर है। वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन की घटना की होगी जांच। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। वैष्णो देवी में भवन मार्ग में भूस्खलन से हुई थी 32 मौतें और अब कमेटी गठित करने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। वैष्णो देवी भवन मार्ग में भूस्खलन से 32 मौतें हुई थी। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन की घटना की अब जांच होगी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। वैष्णो देवी मार्ग में भूस्खलन से 32 मौतें हुई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सिवनी से अहम खबर है। सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके निलंबित हुए हैं। निलंबन के बाद संभावित उपायुक्त कार्यालय अटैच किए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग भोपाल में उनको अटैच किया गया है। डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते घोटाले के आरोप लगे। सिवनी जिले में भी सामग्री खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया। भोपाल से कलेक्टर के पास जांच के लिए भेजा गया पत्र। तो डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते घोटाले के आरोप लगे। डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते घोटाले के आरोप लगे। सिवनी जिले में भी सामग्री खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया। इसके बाद भोपाल से कलेक्टर के पास जांच के लिए भेजा गया पत्र। इन आरोपों के बीच सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को निलंबित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के माटी के गणेश अभियान से प्रेरित होकर जावरा शहर की ज्वाला श्री गणेश उत्सव समिति चौपाटी के राजा ने अपने 15वें गणेश उत्सव में 22 फीट ऊंची मिट्टी की गणेश की प्रतिमा बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जावरा शहर को गौरवान्वित किया है। चौपाटी के राजा की प्रतिमा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। ज्यूरी मेंबरों ने चौपाटी के राजा गणेश पंडाल जावरा पहुंचकर रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जिले के वरिष्ठ जावरा विधायक व संस्था संरक्षक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के साथ समिति सदस्यों को सौंपा है। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने इस उपलब्धि को केवल समिति ही नहीं बल्कि समूचे विधानसभा व मध्य प्रदेश की उपलब्धि बताया। ज्वाला श्री गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मुद्रा आकृति मूर्ति आर्ट्स उज्जैन द्वारा 22 फीट ऊंची, 10 फीट चौड़ी तथा 6 फीट मोटी मिट्टी की प्रतिमा बंगाल के 10 कलाकारों ने मिलकर 3 माह की कड़ी मेहनत के बाद बनाई है। प्रतिमा को समिति द्वारा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु नॉमिनेट किया गया था। और ये जो अभियान है माटी गणेश का जो मध्य ज्वाला श्री गणेशोत्सव समिति की ओर से पिछले 14 वर्ष पूर्व यह स्थापना की गई थी। यह 15वां वर्ष है और 15वें वर्ष में जावरा में एक ऐतिहासिक और गौरवपल क्षण आया है।
इस वर्ष हमारी मूर्ति लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। इसका पूरा श्रेय ज्वाला श्री समिति और जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं, इसके लिए बधाई पात्र है, क्योंकि जावरा में यह एक ऐतिहासिक क्षण आया है। इस क्षण को लगभग सभी पूरे जावरा में इससे गौरवान्वित हो रहे हैं और बधाइयाँ खूब मिल रही है हमको। तो इसके लिए पुनः जावरा की नगर की सभी जनता को और हमारे सभी सदस्यों को बधाई। बढ़ेंगे अगर अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से अहम खबर है। अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, अवैध रेत परिवहन में लगे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। एसडीएम और नायब तहसीलदार ने यह कार्रवाई की है। चनान नदी में किया जा रहा था अवैध उत्खनन। अवैध रेत उत्खनन का ये कारोबार चल रहा था। जब्त ट्रैक्टर को कोतवाली थाने के सुपुर्द किया गया है। जिले में अवैध रेत उत्खनन का कार्य जोरों पर है। कार्रवाई से अवैध रेत परिवहन कारोबारियों में हड़कंप मचा है। हम लोग फील्ड विजिट के लिए महाराजगंज की ओर निकले हुए थे, तो चनान नदी के पास हमने पाया कि कुछ ट्रैक्टर्स में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था और इस पर हमने कार्रवाई की और 3 से 4 ट्रैक्टर हैं जो कि हमने पकड़ के अभी थाने में लेके आए हैं। और अवैध उत्खनन की जो काम चल रहा था, इस पर लगातार शासन की कार्रवाई होती रहेगी। अगली खबर भी बलरामपुर से है, जहां 11,000 करंट की चपेट में आने से मजदूर घायल हुआ है। घर के ऊपर काम कर रहा था मजदूर घायल। मजदूर को इलाज के लिए वाड्रफ नगर भेजा गया है। गंभीर घायल को डॉक्टर ने जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर रेफर किया है। वाड्रफ नगर के मिथिलापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। घायल मजदूर को इलाज के लिए वाड्रफ नगर भेजा गया। गंभीर घायल को डॉक्टर ने जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया। घर के ऊपर काम कर रहा था मजदूर। इस दौरान 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ। अगली खबर बिलासपुर से, जहां हाईकोर्ट में पहुंचा 11 से 14 मंत्री। आपको बता दें, मंत्री करने का मामला। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 नए मंत्री बनाए थे। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा बैकग्राउंड, साथ ही राज्य शासन से जवाब मांगा है। तो कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बैकग्राउंड पूछा, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार, आपको बता दें, प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 नए मंत्री बनाए थे। शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से 3 नए मंत्री बनाए गए थे। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बैकग्राउंड पूछा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बालोद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उनकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये हादसा संजारी चौकी क्षेत्र के ग्राम अछोली के पास मुख्य सड़क पर हुई है। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजनाथ गांव की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने डोंडी लोहारा की ओर से जा रहे बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पिता और बेटी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही संजारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए बोर्ड की अगर सड़क दुर्घटना को बढ़ावा देने लगे, अगर ये बोर्ड ही सड़क दुर्घटना को बढ़ावा देने लगे तो सोचिए हालत कितने अजीब होंगे और कितने गंभीर होंगे। पखांजूर के पीबी 36 गांव से सामने आया ये पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता का ऐसा मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल सड़क सुरक्षा को लेकर लगाए गए बोर्ड में असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ कर दी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाया गया बोर्ड जिस पर लिखा होना चाहिए था शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, उसमें से
ना शब्द को असामाजिक तत्वों ने हटा दिया और अब बोर्ड पर साफ लिखा है शराब पीकर गाड़ी चलाएं। इस बोर्ड पर लिखा संदेश अब पूरी तरह से उल्टा हो गया है। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों का कहना है कि बोर्ड की यह हालत पिछले 1-1.5 साल से ऐसी ही बनी हुई है। यह घटना विभाग की उदासीनता और निष्क्रियता को उजागर करती है। ग्रामीणों की मांग है कि बोर्ड को जल्द से जल्द सुधारा जाए, जिससे ये गलत संदेश लोगों तक एवं बच्चों तक ना पहुंचे। आज हम खड़े हैं जिले के आखिरी छोर पखांजूर में, जहां पे विभाग की उदासीनता किस प्रकार है वो आपको हम दिखाएंगे। जहां सड़क दिशा निर्देश दिखाने के लिए होते हैं, वहीं पे पीडब्ल्यूडी विभाग का जो कारनामा है वो उजागर हुआ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शराब पीकर वाहन चलावे। ये किस हद तक सही है, कितना सही है, आप सोच सकते हैं। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वह वाहन के बाद जो न था उसको हटा दिया गया, लेकिन विभाग की जिम्मेदारी है कि इस और उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं करीब साल भर से जो है इसकी दशा जो है इस प्रकार है। यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश माझी। यहाँ पे जो बोर्ड लगा है कितने दिन से? कि मैम 1 साल 1.5 साल से है। यहाँ पे बोर्ड में लिखा है शराब पीकर वाहन चलाए, कितना सही है? ये तो गलत है सर, इसको तो सही करना चाहिए। क्या लगता है, ठीक करना चाहिए? जी। यहाँ से जो ना को हटा दिया गया है, किसने हटाया होगा? तो कोई लोगों द्वारा? विभाग जब लगा था तब ऐसा था? नहीं। तो अभी जो यहाँ पे लगा हुआ कितने दिन से लगा है? ये 1 साल से। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से लगा। चलिए यहाँ पे और कितने दिन से लगा है चाचा यहाँ पे? 1 साल से। अभी तक कोई सुधार हुआ नहीं। वहाँ पे एक दुर्घटना लायक चीज है, वहाँ पे भी कुछ ध्यान दे रहा है विभाग? नहीं, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है इधर। क्या लगता है, ठीक होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन को थोड़ा सा इधर जूम करके बताएंगे। वहां पे जो दिशा निर्देश का बोर्ड और एक जो एरो निशान है टर्न वाला, वहां पे भी देख सकते हैं कि टूटा है। और साइड में जो पेड़ है गिर गया था, जिसको काट के किनारे पे ही रख दिया गया, ताकि जो है आने वाले लोगों को दुर्घटना घटने की जो संभावना है वो और तेज हो गई है। विभाग अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो कौन ध्यान देगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी होती है सड़क बनाने के बाद जो है इस प्रकार जो दुर्घटनालय जो क्षेत्र है या फिर जो बोर्ड लगा है उस पर ध्यान दिया जाए। अब ये विभाग की उदासीनता कहे या विभाग की लापरवाही, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर प्रकाशन के बाद विभाग इस पर कितना ध्यान देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं मिंटू सिकदार, के न्यूज इंडिया, कांकेर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जिले के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में अपदस्थ डॉक्टर रत्नेश देशमुख का नशे की हालत में ग्रामीणों से बहस करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर अक्सर नशे की हालत में ही अस्पताल आते हैं और मरीजों के इलाज के बजाय उनसे बहस करते हैं। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में चल रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित भाषा और अश्लील गाली गलौज की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा में इस तरह की भाषा ने कांग्रेस की राजनीतिक चरित्रहीनता और संस्कारहीनता का एक बार फिर शर्मनाक प्रदर्शन किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कई बार सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलते नजर आए हैं और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तो सारी हदें पार करते हुए दरभंगा में मंच से मोदी को अश्लील गाली दी। यह न केवल देश के संवैधानिक पद की मर्यादा और सम्मान पर हमला है, बल्कि देश की मातृशक्ति के प्रति कांग्रेसियों का विश्व वमन है। बिहार की जनता कांग्रेस के इस नितांत अलोकतांत्रिक अमर्यादित आचरण का मकूल जवाब देगी। माता जी को लेकर जिस तरीके से शब्दों का मतलब उसको हम उसमें बोल भी नहीं सकते का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। अब यह विषय जो है राजनीति में विरोधी दल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सारण में 30 अगस्त को महागठबंधन की अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रूप लेने जा रही है। आपको बता दें, एमएलसी सुनील सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि ये यात्रा एकमा से प्रारंभ होकर दाऊदपुर, दारोगा राय चौक, जोगणिया, कोठी, डोरीगंज होते हुए छपरा पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे आरा में एक विशाल विरोध महासभा का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बताया कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और अखिलेश यादव 29 अगस्त की रात सारण में रात्रि विश्राम करेंगे और 30 की सुबह 8 बजे यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जनता में आक्रोश चरम पर है और महागठबंधन की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है और जन जन में इसका विरोध आंदोलन का रूप ले चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गयाजी जिले के शेरघाटी विधानसभा संख्या 226 से गरीब मजदूर नाई के बेटा को स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोम प्रकाश यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा संघर्षशील, कर्मठ, सुयोग, सक्षम उम्मीदवार संतोष ठाकुर के रूप में घोषणा की है। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीण मतदाताओं के एक राय से उम्मीदवार घोषित किया गया। उम्मीदवार संतोष ठाकुर ने नारे लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के सैकड़ों पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता ने एक ही सुर में संतोष ठाकुर को सर्वसम्मति से उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। आज जो हमें स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सोम प्रकाश सिंह ने जो हमें भरोसा दिया है, ये है जनता के बीच में बात रही जनता को। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, जनता के जो भी समस्या हो, जनता कहीं भी किसी तरह का समस्या अगर यदि हमें फ़ोन करता है या हमको संपर्क करने का काम करता है, उसको हर समस्या का समाधान करना मेरा पहला कर्तव्य है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय में बने सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भवन में लगाया गया लिफ्ट 5 वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सका। ऐसे में ये लिफ्ट सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इसके शुरू नहीं होने से प्रथम एवं द्वितीय तल पर दिव्यांगजनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पुराने प्रखंड मुख्यालय का भवन जर्जर हो जाने के बाद प्रौद्योगिकी IT भवन का निर्माण कराया गया। वर्ष 2019 के दिसंबर माह में मुख्यमंत्री के कैमूर दौरे के समय प्रखंड मुख्यालय के इस भवन का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किया गया। वहीं लगभग 2 महीने के बाद यानी 2 जनवरी 2020 को पुराने जर्जर भवन को निकालकर सभी प्रखंड कर्मी इस नए IT भवन में शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ की लिफ्ट जो है अभी तक संचालित नहीं हो पाई। मीटिंग रखा गया था इसलिए। अच्छा, तो मीटिंग किस तल पे होगा? ऊपर में? ऊपर मीटिंग सर, लेकिन हम लोगों का समस्या ये है, हाँ, सीढ़ी पे हम लोग आ नहीं जा सकते, गिरने का डर रहता है। अच्छा, यहाँ पे तो लिफ्ट बनाया गया है, चालू नहीं है क्या? बना है, जब तक अगर महल बना है, चालू है कि नहीं है? चालू नहीं है। अच्छा, जब से यह भवन बना है सर, तब से हम आते जाते हैं, सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कभी गिरने का शंका रहता है, तभी से लिफ्ट चालू नहीं है। जब से बना है डर लगा रहता है? डर लगा रहता है कि हम लोग गिर जाएंगे। हाँ। किस गांव से आए हैं आप? अटरिया गांव से। आज कुछ मीटिंग है आपकी? हाँ, दिव्यांगजनों का मीटिंग है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जब मांडर प्रखंड के कांद्री मोड़ से चटवल मोड़ स्थित स्कूल के छात्र अपने विद्यालय कीचड़ तथा पानी भरे गड्ढों वाले रास्ते नदी समान बहते पानी पर गुजरने को मजबूर हैं, तो उनके मानस पटल पर सरकार या जनप्रतिनिधि के विकास के झूठे वादे और उनकी कार्यशैली की बन रही छवि की कल्पना ही बेकार है। आपको बता दें, ऑक्स ब्रिज स्कूल प्रबंधन के दर्जनों वाहन सड़कों पर जलवा बिखेरती सड़क को कबाड़ा करती नजर आती हैं।
कई गांव के ग्रामीण व कृषकों को नेशनल हाईवे 39 से जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग स्थानीय निवासी व दुकानदारों को हो रही परेशानी पर अब जनता को आवाज उठाने पर विवश कर दिया है। दयानंद आर्य विद्या पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर राजेश दत्ता ने बताया कि दर्जनों गाँव के लोगों द्वारा इस मार्ग में स्थित क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षक छात्र बरसाती नालों पर संघर्ष करते जूझते नजर आते हैं और 50 लोगों ने हस्ताक्षर के साथ आवेदन लिखकर शीघ्र सड़क निर्माण की मांग के मौके पर अशोक कुमार सिन्हा, भवानी उरांव के साथ कई लोग मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे अमरोहा से। अहम खबर है जहां दहेज लोभियों की हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 लाख नगद और कार न मिलने पर विवाहिता को पिलाया था तेजाब। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रही पीड़िता। इलाज के दौरान पीड़िता ने आज दम तोड़ा। शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर रहे थे ससुराली। पीड़ित के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कलाखेड़ा का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है जहां वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। नोएडा से अहम खबर, वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 साथी वाहन चोर गिरफ्तार हुए। कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई। नोएडा एनसीआर क्षेत्र चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। तो नोएडा एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने किया खुलासा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी सेकंड के नेतृत्व में थाना 58 की टीम ने एक अच्छा गुरुवर्क किया है। लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसके साथ स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। पूरे स्वाट और सर्विलांस की टीम लगाते हुए लगातार क्षेत्र में लोगों को निगरानी रखी गई और एक ऐसा गैंग जो लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी किया करता था वो पकड़ा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर जहां उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाला शहर नोएडा की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने में प्रशासन जो है वो नाकाम है। प्राधिकरण आवारा पशुओं, आपको बता दें, प्राधिकरण इन आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है। आवारा पशुओं ने सड़कों पर लोगों का चलना मुहाल कर दिया है। बीच सड़क पर आवारा सांड ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आईं। नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा। घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की यह घटना है। पंचशील हाईनेस सोसाइटी के पास की यह घटना है। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा है और प्राधिकरण आवारा पशुओं से सड़कों को खाली नहीं करा पा रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आवारा पशु लोगों को निशाना बनाते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण ये सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार को आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है। कानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा की वार्षिक चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, आईएमए की नई चुनाव समिति गठित की गई है। इस बार भी चुनाव ईवीएम से होंगे और कुल 2442 सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आईएमए कानपुर शाखा के चुनाव की घोषणा शुक्रवार को की गई। चुनाव समिति की चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना भदौरिया होंगी, जबकि सचिव की जिम्मेदारी डॉक्टर JS कुशवाहा को सौंपी गई है। समिति में डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश अग्रवाल और डॉक्टर BK कपूर को सदस्य बनाया गया है। नामांकन प्रक्रिया 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी और 7 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
यदि आवश्यकता पड़ी तो 28 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। इस बार भी चुनाव ईवीएम से होंगे और परिणाम 1 घंटे में घोषित कर दिए जाएंगे। पिछले वर्षों की भांति इस बार भी चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। नामांकन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। यदि जरूरत पड़ी तो मतदान 28 सितंबर को होगा। सभी सदस्य से अपील है कि समय पर भाग लें और नियमों का पालन करें। ये जानकारी आईएमए के द्वारा दी गई। नंदी ने बताया है कि हम लोग के इलेक्शन में तो राउंड ऑफ ऑनर है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में डेट फिक्स हुई है। तो उसको कंडक्ट कराने के लिए एक कमेटी बनती है, हर साल बनती है, एक नई कमेटी बनती है, इलेक्शन कमेटी। तो वो बनी है, उसमें 5 लोग होते हैं। मैं चेयरमैन हूँ, डॉक्टर देव का सेक्रेटरी है इस कमेटी के, और हम लोग के 3 वरिष्ठ डॉक्टर जो स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराए। नमस्कार। जैसा आपको मालूम है, हर साल सितंबर के महीने में आईएमए कानपुर ब्रांच अपने वार्षिक इलेक्शंस का आयोजन करती है। हमारे 2500 मेंबर्स अपनी अगली कार्यकारिणी, अपने अगले अध्यक्ष और सचिव को चुनते हैं। तो अब वो समय आ गया है सितंबर का, जिसमें हमारे आईएमए कानपुर का इलेक्शन होने जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साइंस सेंटर में हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में सांसद खेलों प्रतियोगिता के नामांकन के लिए शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। सांसद खेलों प्रतियोगिता को 21 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद खेलों प्रतियोगिता में खेल में रुचि रखने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्व मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने पहुंचकर किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सहित खेल जगत में ख्याति प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में ओलंपिक आपको बता दें, ओलंपिक पदक विजेता व इंटरनेशनल व नेशनल व स्टेट पदक विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और शहर व गांवों सभी खेल में रुचि रखने वालों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कि आज महान खिलाड़ी खेलो इंडिया को लेकर के जो प्रोग्राम चालू किया गया, हमारे शर्मा जी बात करते हैं कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। सर, ये जो खेलो इंडिया किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया? मैंने अभी बताया कि अभी 8 खेल हैं, इनको लखनऊ में मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में रखा गया है और ये 21 सितंबर से और 25 दिसंबर के बीच में होंगे। खिलाड़ी कैसे चिन्हित किए जाएंगे? ये गाँव स्तर पर होंगे। हमारे जो MLA हैं वो इसकी विधानसभा में संयोजक हैं और पूरे लखनऊ के पूर्व सांसद हमारे वो समन्वयक के रूप में काम करेंगे और संयोजक के रूप में मैं सांसद खेल प्रतियोगिता में रहूँगा। फिर जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको कैसे क्या पुरस्कार किया जाएगा और क्या रहेगा? उनको प्रमाण पत्र होगा, मेडल होगा और जो भी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया जो खेलो इंडिया प्रोग्राम रखा गया है इसमें जो खिलाड़ी होंगे गांव से होंगे, इनको लेकर के लगातार जो खेलो इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया है वो हर गांव और शहर पहुंचे। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मोहन भागवत के दिए गए बयान पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज जो सामाजिक संतुलन है ऐसा ना हो कि हम नियंत्रित करते रहें और एक विशेष वर्ग व्यवस्था में डिस्टरबेंस करे और हम राजनीति के शिकार हो जाएं। उनके बयान का मैं समर्थन भी करता हूं। ये जो आजकल चल रहा है इस पर क्या होगा, संभल का मामला देख लीजिए। जहां पहले 45% हिंदू थे, अब 15% ही रह गए हैं। जो बॉर्डर है नेपाल के, वहां पर भी संतुलन बिगड़ रहा है। इस देश के लिए ये खतरा है। जनसंख्या नियंत्रण करने में लगे हुए हैं हम और वह संतुलन बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ये बयान निंदनीय है, अशोभनीय है। हम निंदा करते हैं। देश निंदा करता है। 140 करोड़ की जनता वो भी निंदा करती है। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जनता इनको सबक सिखाएगी। पहले लोग छुप जाते थे, अब लोग छपने का काम कर रहे हैं, TRP बढ़ा रहे हैं। जिंदा रहने का इस तरीके का काम
कर रहे हैं। जिंदा रहने का ये सारे लोगों का एक ही काम है। जनता, आपको बता दें, इनका झंडा अंधा बनकर इन लोगों का झंडा उठाती है। ये बयान उन्होंने दिया। विकासखंड सरवनखेड़ को बहुत भाग्यशाली अवसर मिला कि यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाते हैं, यहाँ पे खेलों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी ने हम लोग का नेतृत्व किया, उत्साहवर्धन किया बच्चों का, और खेल के मायने बताए कि खेल से क्या क्या लाभ है। पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर क्या प्रभारी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस खेल दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं माननीय मंत्री जी के निर्देशन पर, उनके नेतृत्व में मेजर ध्यानचंद जो हमारे से सम्मानित हैं, उनकी श्रद्धांजलि मंगवाए। इधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। हमारे सुभाष बोस ने कहा था, इन नौजवानों को एक रोजगार, सम्मान तो हर क्षेत्र में, तो गांव में भी खेल हो, ब्लॉक में भी हो, हमारे यहाँ हो, तो हर क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा दिया जा रहा। ये इसी क्रम में आज के दिन में उस ऐतिहासिक जो जादूगर थे हाथी के, जिन्होंने टुकराया था हिटलर के उस प्रस्ताव को कि हमारे यहाँ करना, तो ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे देश जो प्रेमी हमारे खिलाड़ी श्रद्धांजलि सभा आज के दिन कहते हैं। ये रहे हमारे साथ प्रभारी मंत्री जो संजय निषाद जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है, उसी के आधार पर इस सड़क का नाम भारतीय सड़क संघ रखा जाए। जी, कानपुर देहात से के न्यूज़ के लिए बलराम चतुर्वेदी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में 31 सितंबर को बरसाना में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, इसको लेकर आज के न्यूज़ की टीम बरसाना पहुंची और जिलाधिकारी व एसएसपी से जानकारी ली। बरसाना में कल राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियाँ की गई हैं। उस समय हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय, सर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, आज बैठक की गई है। 31 तारीख को श्री राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा बरसाना में मंदिर में, क्योंकि मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और उसका रास्ता काफ़ी सकरा है और लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। सारे विभागों ने, चाहे वो बिजली विभाग हो, मेडिकल हो, रोडवेज हो, नगर पंचायत हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सबने बहुत पिछले 1 महीने से, पीडब्ल्यूडी हो 1 महीने से तैयारी सबने की हुई है। और पूरे मेले को 18 सेक्टर और 6 जोन में बांटा गया है। सीनियर ऑफिसर्स लगाए गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 लाख श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे। इस समय हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा आने वाले श्रद्धालु, उनका ख्याल रखा जाएगा। इस पर उन्होंने निवेदन किया है कि जो बाहर से श्रद्धालु आने वाले हैं उनको पॉलिथीन का प्रयोग न करने। हमारे साथ सर, इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? ये पूरे क्षेत्र को बरसाना में 6 जोन और 18 सेक्टर्स में विभाजित करते हुए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और इसमें हमारे पास पीएसी, फ्लड पीएसी और बाहर जनपद से प्राप्त पुलिस बल भी है। इस समय हमारे साथ एसएसपी महोदय मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। लगभग 150 कैमरे लगाई गई है। जो आने वाले श्रद्धालु बाहर से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल हिंसा की 3 सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कानपुर में भी संवेदनशीलता को देखते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने केवाटी और पीएससी को अलर्ट किया। आपको बता दें कि नमाज से पहले पुलिस ने परेड की सद्भावना चौकी से लेकर यतीम खाना और बेकनगंज इलाकों में रूट मार्च निकाला। वहीं मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट सीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, साथ ही सभी
संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएससी और रैपिड रिस्पांस फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई। शहर में जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज देखी गई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कल वहाँ की जो रिपोर्ट आई है, एक तीन मेंबर कमेटी ने संभल के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसको लेकर के थोड़ा अलर्टनेस जारी किया गया है कि लोगों में आक्रोश हो सकता है, कुछ होता है। वैसे नॉर्मली भी हम लोग जब फ्राइडे के दिन पूर्व की घटनाओं को देखते हैं, एहतियात बरतते हैं और भारी मात्रा में फोर्स का कंटिजेंट वहाँ पे पोस्ट रहता है सेंसिटिव एरियाज़ में। तो हम लोग आज भी उसी क्रम में हमने फोर्स लगाई हुई है और हम लोग भी कुछ देर में वहाँ गश्त करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए। तो नमाज को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन दी गई, क्योंकि छतों पर ना पढ़ा जाए, सड़कों पर ना पढ़ा जाए, किस तरीके से कुछ गाइडलाइन है? नमाज की सेंट्रल मेन जो गाइडलाइन वो यही है कि रोड पे ना पड़ी जाए, जिससे कि आने जाने वाले ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा ऐसे और कोई रोक नहीं बताई गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल रोशन ने जिला मुख्यालय टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता कर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के 8 सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। मल्ल ने आरोप लगाया कि सरकार माफियाओं, भूमाफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दे रही, जबकि निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़कर सरकार की नीतियों और अपराधियों को संरक्षण देने के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रही है और इसमें इतने अराजक तत्वों को उत्पन्न कर रही है, जैसे कि भूमाफिया, अपराध, डकैती, छिनैती, तमाम तरह का इनके सरकार में हो रहा है और ये इस पे कहीं रोकथाम नहीं लगा रहे हैं। जैसे आप देवरिया में ही तमाम तरह के भूमाफिया को देख रहे हैं, चाहे वो सरकार में रह के ही भूमाफिया का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा माफियाओं को सह दिया जा रहा है। और बाराबंकी में पूर्व कांग्रेस सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डॉक्टर पीएल पूनिया व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में सामाजिक अपराध चरम पर है, सरकार जातिगत भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है। वहीं जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने विद्यालयों के मर्जर का मुद्दा उठाया। कहा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। पहले प्रदर्शन के पश्चात सरकार ने फैसला बदला था, मगर फिर उसी ढर्रे पर काम कर रही है। बहुत विस्तार से नहीं, मैं आप लोगों के जो सवाल होंगे उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। देश में भय और आतंक का माहौल है एक तरह से, और धर्म, जाति और देश की न्याय की दिया जाता है। बुलडोजर न्याय आपने पीछे सुना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत बताया और कहा कि जो हमने पहले आदेश किए वो भी, उसका भी पालन नहीं हो रहा और किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये भी सब आप लोगों के सामने है। दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, बाकी हमारे नेता आदरणीय पीएल पूनिया जी आपसे विस्तार से बात करेंगे सारे इशूज़। आज का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरे तौर पे खत्म हो चुका है। भय, आतंक और अराजकता का एक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले के गुरसाहिगंज क्षेत्र स्थित आशा एजुकेशन सेंटर में सैकड़ों बच्चों सहित स्कूली स्टाफ की जान पर हर पल का खतरा मंडरा रहा है। जिले भर के आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबंगों ने स्कूल की दीवार से सटाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है। बारिश में वहां बड़ी मात्रा में पानी भरा रहता है, जिससे स्कूल की बिल्डिंग अंदर से लगातार सीलन ले रही है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर आर के कटियार ने बताया कि हमारे विद्यालय में 1200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, स्टाफ अलग से 100 के करीब है। ऐसे में विद्यालय की दीवार के पास इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है जिसमें पानी भरा रहता है। कभी भी विद्यालय के भवन में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिले के कई अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में अगर कोई हादसा हुआ तो एक बड़ी दुर्घटना
इन दबंगों और स्थानीयों के कारण होनी मानी जाएगी। मेरे विद्यालय की दीवार के समीप में बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, उसमें पानी भरा है, जिससे बिल्डिंग को कभी भी क्षति हो सकती है। हमारे स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ अगर कुछ होगा तो इसके लिए मैं पहले से प्रशासन को कई बार अवगत करा चुका हूं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हमारी इस समस्या के निस्तारण के लिए प्रशासन ध्यान दे, या तो उसमें मिट्टी भरवा दे, और मिट्टी भरवाने के साथ साथ में जो सरकारी नाली है उस नाली को बनवा दिया जाए, जिससे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। तो दीवार हमारे बिल्कुल किनारे इन्होंने ये गड्ढा खोद दिया है, इससे इसमें जल भराव भी हो गया है, इससे पानी जाने की आशंका भी है हमारी वॉल में, और वो गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 400-500 बच्चे इसी विंग में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कोई कार्रवाई की? हाँ सर, हमने जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था, एक प्रार्थना पत्र लिखा था। बाकी हर एक लेवल पे डीआईएस ऑफिस और हर एक लेवल पे हम ये सारे ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नीट की परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। नीट में दाखिला लेने वाले बलिया के 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। आपको बता दें, बलिया डीएम मंगला प्रसाद सिंह की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अलग अलग संस्थानों में दाखिला लेने वाले 11 छात्र दोषी पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि नीट की परीक्षा जो पहले आयोजित हुई थी उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए होंगे, अलग अलग संस्थानों से उनके सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए भेजे गए थे। उसकी जांच में 12 में से 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसमें कार्रवाई करा रहे हैं और इसकी जानकारी उन संस्थानों को अवगत कराकर दी जा रही है। वो प्रमाण पत्र सही नहीं है। की परीक्षा में जो आवेदक रहे होंगे उनके संबंध में महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे पास पत्र मिला था, जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बात बताई गई थी। जब उस सर्टिफिकेट का हमने सत्यापन कराया तो 12 में से 11 यहाँ से जारी होना नहीं पाया गया, अर्थात पूरी तरह फर्जी पाया गया। हम भी करार। अगली खबर बरेली से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को प्रेम सिंह बताकर उसे नजदीकी बढ़ाई और शादी का वादा किया, लेकिन हकीकत सामने आने पर पता चला कि आरोपी का असली नाम आलम है और वह शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों का पिता भी है। आरोपी और परिजनों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़िता बोली न्याय चाहिए और आरोपी को सख्त सजा मिले। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर और काफी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती के फुटकर विक्रेताओं को समय से यूरिया समेत उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए थोक विक्रेताओं ने लाइसेंस तो जारी करवा लिया है, लेकिन उठान और वितरण बहराइच से ही करते थे। लंबे समय से ये खेल चल रहा था। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने गहराई से जांच कराई तो मामला खुल गया। इसके बाद कृषि अधिकारी ने 7 थोक दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मेसर्स अग्रवाल फर्टिलाइजर ने थोक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमुना के वीरगंज बाजार में अपने गोदाम की चौहद्दी अंकित की थी। सत्यापन में यहां गोदाम स्थित नहीं मिला है। उर्वरक की बिक्री व बिलिंग बहराइच से होना पाया गया। इसी प्रकार मेसर्स निरंकारी फर्टिलाइजर्स ने लाइसेंस में गिलौला के चेतिया मुरार में गोदाम होना दर्शाया। जांच में इस चौहद्दी पर गोदाम नहीं मिला। उर्वरक की बिक्री बहराइच से होने की पुष्टि हुई है। मेसर सूरजमल मोहन लाल ने गिलौला क्षेत्र के सोनवा में गोदाम की चौहद्दी दिखाकर लाइसेंस प्राप्त किया। इनकी ओर से भी बहराइच से ही उर्वरक का वितरण करते पाया गया। मेसर्स अंसारी खाद भंडार ने इकोना के बीरपुर चौराहे पर गोदाम होना दिखाकर लाइसेंस लिया। दुकान बहराइच से चला रहे थे। मेसर्स कलीम ट्रेडर्स ने भिनगा की पुरानी बाजार में गोदाम होना दर्शाया, लेकिन जांच में इनकी भी उर्वरक की दुकान उर्वरक व्यापार बहराइच से होते पाया गया। मेसर्स बाबूलाल
अमूल रतन ने गिलोला के रत्नापुर की चौहद्दी दिखाकर लाइसेंस प्राप्त किया। मेसर्स मोहनलाल एंड सन्स ने भी रत्नापुर चौराहे का गोदाम की चौहद्दी दिखाकर थोक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस लिया। जांच हुई तो ये दुकानें भी बहराइच से चलती पाई गईं। जिला कृषि अधिकारी ने 7 थोक उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसमें खाद के जो थोक विक्रेता हैं उन सभी विक्रेताओं की जांच कराई गई थी और इस आशय से ये जांच हुई थी कि सभी नियमानुसार वो जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसमें ये पाया गया कि 7 दुकानें 7 जो थोक विक्रेता हैं वो ऐसे थे जिनका यहाँ पे लाइसेंस तो है, रजिस्टर्ड तो जनपद श्रावस्ती में है, लेकिन यहाँ जो निर्धारित स्थल है वहाँ से भी खाद्य का वितरण नहीं कर रहे थे, या तो सीधा रेक पॉइंट से या किसी अन्य जनपद से वो कर रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। मथुरा के बलदेव नगर में ब्रज संस्कृति के प्रतीक मल्ल विद्या के आचार्य ठाकुर श्री दाऊद जी महाराज का 5253वां जन्मोत्सव शुक्रवार को अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः 4 बजे शहनाई वादन और विशेष श्रृंगार दर्शन के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और रोहिणी ने जन्मो लल्ला मचो है आज ब्रज में हल्ला जैसे उद्घोषों से पूरा बलदेव गूंज उठा। मंदिर और नगर को भव्य लाइटिंग से सजाया गया था और घर घर में पकवान बनाकर भक्तों ने उत्सव की खुशी मनाई। लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अपने को धन्य माना। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए, जिसमें बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल और बिजली पानी की व्यवस्था शामिल रही। मंदिर परिसर का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान के चरणों में माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बहुत आनंद महसूस हो रहा है दाऊद जी महाराज के दर्शन करके, लेकिन मैंने यहाँ पे बस एक ही चीज देखी है कि अंदर लोग रस वर्षा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ गए थे, वहाँ पे मतलब हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है हमें आज तक ये नहीं मालूम पड़ा, अभी तक नहीं मालूम पड़ा हटाया क्यों जा रहा है। घुसाई बैठे हैं, समाई बैठे, वैसे बहुत आनंद है। भगवान के दर पर सिर्फ आनंद ही लेके आते हैं लोग और आनंद ले रहे हैं, लेकिन अंदर से हटाया क्यों जा रहा है ये हमें बात समझ में नहीं आई है। हटाने की वजह से हम बस इसी वजह तो अंदर बैठना चाहते हैं, हटाया जा रहा है, ये क्यों हटाया जा रहा है ये नहीं पता। हम तो इस न्यूज के माध्यम से ठाकुर जी को सुन रहे सभी भक्तजनों को जय दाऊद दादा की, और जो कवर कर रहे भैया आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप दाऊद दादा के जन्मोत्सव को कवर करने आए हो। आज दाऊद जी महाराज का 5253वां जन्मोत्सव है, जो यहाँ पे दाऊद जी महाराज के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास से और आनंद के साथ मनाया जाता है। सुबह प्रातःकाल से ही 4 बजे से दाऊद जी को अभिषेक किया गया है। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को राजभोग, बालभोग सब बाकायदा जो होता है नित्य का नियम वो आता है, और 10 बजे के बाद में जो मुख्य ठाकुर जी का अभिषेक है वो होता है। कानपुर में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें, CSSP यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ने पूरे देश में महिला राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सतीश महाना ने कहा कि संविधान के 106वें संशोधन के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीति केवल राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक सीमित न रह जाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान CSSP निदेशक डॉक्टर AK वर्मा की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसी कार्यक्रम में CSSP ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब लड़कियों की शिक्षा के लिए श्रेया स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की ट्यूशन की फीस का खर्च उठाया जाएगा। ये छात्रवृत्ति डॉक्टर AK वर्मा और डॉक्टर रानी वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा की स्मृति में शुरू की गई है। विशिष्ट अतिथि और KDGC लखनऊ की प्राचार्य प्रोफेसर सारिका दुबे ने भी इस मौके पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण और समाज का सहयोग मिले तो वे राजनीति में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। कि हम लोग का जो संस्था है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स CSSP कानपुर में, ये बराबर इस बात की कोशिश कर रही है कि राजनीति में अच्छे लोग आएं। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग, आम आदमी राजनीति से घबराता है, डरता है, सोचता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, इसमें बहुत हमारे पास मसल होना चाहिए।
हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए राजनीतिक। तो एक दिल में ये बात आती है कि जो वास्तव में अच्छे लोग हैं, आम आदमी है, वो राजनीति से धीरे धीरे कटता जा रहा है और वही लोग राजनीति में आते चले जा रहे हैं जिनके परिवारों के लोग राजनीति में हैं, जिनको परिवारों को संरक्षण प्राप्त है। तो हम लोग की भावना ये है कि कानपुर ने हमेशा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है हर चीज़ों में। तो हम सब लोगों की ये भावना है कि हम लोग कुछ कानपुर के धरती से ऐसा करें कि यहाँ पे युवा, महिलाएं, अच्छे लोग ये सोचें कि राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और राजनीति हमारी समझ ये है कि राजनीति में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, अर्थात राजनीति बनाई इसलिए गई कि समाज में समस्याओं का समाधान हो। हमारी संस्था जो है एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है उसने, श्रेया स्कॉलरशिप। श्रेया एक्चुअली हमारी पौत्री थी और उसका बहुत ही कम आयु में निधन हो गया। तो ठीक है, निधन और ये सब जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसकी स्मृतियों को सजोने के लिए, चूँकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, हम सब लोगों की बहुत प्यारी दुलारी थी, 6-7 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हुई। तो जस्ट उसकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए एक सकारात्मक कदम हम उठाना चाहते थे और इसीलिए हमने ये सोचा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी संस्था कहीं से भी फंडेड नहीं है, उसको देश और विदेश कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती। हम अपने स्रोतों से ये सारा प्रयोजन कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कानपुर के लिए और हमारे देश के लिए। हम चाहते हैं कि हम कम से कम एक गिलहरी प्रयास कर सकें, एक छोटा सा प्रयास कर सकें, जो हमारे सीमित संसाधन हैं उसी में से हम हर वर्ष कोशिश करेंगे कि 1-2 बच्चों को कम से कम उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है क्लास 1 से क्लास 10 तक की, उसके लिए हम उनकी स्कॉलरशिप देते रहें, जिससे कि कम से कम कक्षा 10 तक की पढ़ाई वो पूरी कर सकें, गरीब बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को। ये हमारी भावना है। देखिए, राजनीति में महिलाओं का योगदान हो और इसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को विशेष सत्र में संसद के पारित कराया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज 78 वर्षों में भी स्वतंत्रता के बाद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए ये एक बहुत सुंदर कदम है, बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहूँगी कि वो निश्चित रूप से 35% की संख्या के साथ जब संसद हमारी सजेगी महिलाओं के नेतृत्व से, तब इसका बहुत असर सोशली, पॉलिटिकली और हर स्तर पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकली भी देखने को मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम है जो आपने पूछा, ये बहुत सुंदर प्रोग्राम था और मेरा ये कहना है कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो भावी समय में जो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या आएगी, उस संख्या को बहुत बल मिलेगा उनको ट्रेंड करने में, इसलिए बहुत आवश्यक है। फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।